मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी जी, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको और आपके दर्शक को भी, जो भगवान की तरह होते हैं। बहुत बहुत बधाई। पप्पू यादव जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे थे, मतलब आप हिंदी में भी शपथ ले सकते थे, लेकिन आपने मैथिली को चुना। मैथिली आपकी मातृभाषा है, उसके पीछे क्या बताइए? क्या मैथिली से एफिनिटी या मिथिला, मैथिली, मिथिलांचल गर्व? देखिए, मैं किसी भी चीज़ों में मैं राजनीति नहीं करता, आपको पता है। जी राजनीति मुझे आती भी नहीं है और मुझे करना भी नहीं है। यदि राजनीति करने की बात होती है तो आप याद कीजिए, कोरोना में हमको मर जाना चाहिए। 46 लाख लोग मरे, जी तो हम तो कोरोना में लाश जलाए, लगातार चलते रहे, तो ज़िंदगी नहीं भी बचती। पटना बाढ़ में भी ज़िंदगी नहीं बचती। तो जब मैं लाइफ को आम आदमी के लिए दांव पे लगा सकता हूँ, और मुझे अपनी लाइफ, कभी मैं सोचता ही नहीं हूँ अपनी लाइफ के बारे में। जी ह्यूमैनिटी और दोस्तों की खुशी मेरे लाइफ का लाइफ लाइन है, मेरा हिस्सा है। तो आप उसको भी याद कीजिए। और दूसरा, जब मुझको मधेपुरा और सुपौल लड़ने के लिए कहा गया, टिकट फाइनल थी, सुपौल से बेटा और मधेपुरा से हम लड़ जाते। मेरा घर है मधेपुरा सहरसा, जी मैं सहरसा मधेपुरा मेरा लोकसभा है, मेरा घर है। तो हम चुनाव लड़ लेते, 3 लाख 4 लाख से जीत जाते। तो आप उस बात को भी अंदाज़ा कीजिए। दूसरी बात, मैं इंडिपेंडेंट लड़ना उचित समझा। तो इंडिपेंडेंट मैं चुनाव जीतता या हारता, मैंने ये नहीं समझा। मैंने कहा कि मुझे मरना पसंद है, किसी भी परिस्थिति में पूर्णिया छोड़ना पसंद नहीं है। मेरी लाइफ लाइन है मेरे लिए, जहाँ कास्ट क्रीड कुछ नहीं है, रिलीजन। कुल मिलाकर वही बात तो है। मैं वही कह रहा हूँ। तो यदि मैं मैथिली से हम लिए, तो मैथिली हो या अंगिका हो या भोजपुरी हो, ये जो भाषा है, हमारे आदरणीय बाबा और हमारे जिसको मैं आनंद मार्ग गुरु मानता हूँ, उन्होंने भाषा को लेकर हम लोगों को बहुत ज़्यादा रीजनल भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। भाषा जो है वो लोगों को जोड़ता है, लोगों के इमोशंस को जोड़ता है। आप विदेश में जाइए, कहीं जाइए, जब अपनी भाषा बोलिएगा तो लोगों को टच करता है, लोगों को लगता है कि मेरे घर से लोग आए हैं। भाषा गरीब अमीर के बीच के फ़र्क को भी मिटाता है। जब बांग्ला में कोई कलेक्टर बात करते हैं किसी गरीब से, तो लगता है यहाँ मेरा आदमी बैठा हुआ है। अच्छा, भाषा एक जो आजकल जो अमीरों के गरीबों के बीच खाई है, पढ़े लिखे लोगों के बीच जो खाई है, कास्ट रीजन को लेके जो खाई है, तो भाषा इन सारे मतवाद को भी ख़त्म करता है। और भाषा सिर्फ प्रेम को जोड़ता है, एक पारिवारिक माहौल को जोड़ता है। तो ये जो इमोशनल, आपको मैं बीच में रोकूंगा, चूंकि आप भाषा और आत्मीयता की बात करें, तो मैं भी आपको मैथिली में ही सवाल पूछूंगा, और मैं चाहूँगा कि अगले 1-2 सवालों का जवाब आप मैथिली में दें। तो अहाँ शपथ जे छै लोकसभा में से ले लिए मैथिली में। आई मैथिली में जे शपथ लेबाक अहाँके जे मन में विचार आयल या अहाँ के लिए ई पहिलुक बेर रहे या इससे पछिलो कहिनो अहाँ ने छियै? देखियो, अष्टम सूची के जब बड़ा संघर्ष चल, भोजपुरी के भी अष्टम सूची के बात होला, मैथिली के अला, अंगिका के भी अयलै, अंगिका के भी प्राथमिकता हुआ होइके चाही। पूर्णिया के जे आधा पोर्शन छै, वो आधा भए गेल अहाँके अंगिका, आधा मैथिली। जी, तो ये जे मिक्सअप छै अपना के जे भाषा, जहिना सहरसा से नहीं आब, तो एहिमे कंप्लीट मैथिली के जे शब्दावली छै वो अहाँ देखे अहाँके मिलत। आ जहिना मुरलीगंज से उन्हें क्रॉस करबा तो देखब कि ओहिमे मिक्स है, मिथिला और अंगिका के मिक्स है। भागलपुर जेबै तो प्योर अंगिका छै। आ तब अष्टम सूची के लंबा लड़ाई हमें सब लड़लिए, ओहिमे हमर बड़ी प्राथमिकता रहलै। तो अष्टम सूची के बाद जब मिथिला के जोड़ल गए अटल जी के समय में, तो ओकर बाद जब भी हम सदन में अयलहुँ तो हमें मैथिली में ही हमें शपथ लेलहुँ। अच्छा, ऐसे की है छे, हम गांव घर के जो लोग छे, जे अपन भाषा के बुझे वाला लोग छे, प्राथमिकता दै छे, जे जकरा नीक लागे छे
जे बहुत बूढ़ पुरान लोग छै ओकरा और भी नीक लागे छै, नया जनरेशन ऐसे ओकरा और ताकत मिलते कि अरे भाई जब संसद में जाके बाजि सकै छी बाजि सकै छी तऽ हम सब किया अपन भाषा के अलग करियो। हमें तो कहबै कि अब तो यूपीएससी बीपीएससी एसएससी में भी लोकल भाषा भोजपुरी के मिथिला के अंगिका के लाभ है। मैथिली के में हम यूपीएससी के एग्जाम दिए सकी, जना हिंदी सीसेट के बात है तो हम तो चाहबै कि हमर मिथिला के निश्चित रूप से जोड़बाक चाही बोर्ड तक के चीज में जी। तै लैके हमरा लागे कि भाषा पर के सम्मानक के ख्याल सबके राखे चाही। ठीक। और भाषा हमर आंतरिक ताकत छिए और माध्यम छिए हमर रिश्ता के, भरोसा के, विश्वास के, उम्मीद के जीते के, तो वही पर हमें काम करें। चलिए तो भाषा के गप बिल अब आगे बढ़ते हैं। आपके एक तो शपथ की भाषा मैथिली, उसके बाद आप आए तो रीनीट का टी शर्ट पहन के आए और फिर जाते जाते आपने कुछ कहा जिसके बाद शोरगुल हुआ और फिर आपने किसी को नसीहत देते हुए चले गए। आप जरा वो पूरा समझाइए, आप रीनीट वाला टी शर्ट पहन के क्यों आए? देखिए एक बात समझिए, सदन में हम चुन के क्यों आते हैं? सदन एक जिम्मेदार जगह है। सदन का मतलब है 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व और उसकी आवाज, संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन, मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का सम्मान, और जो सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान के साथ हमारे सदन की जो गरिमा रही है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, वो विश्व को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे देश के इतिहासकार जो रहे हैं, चाहे गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे जो भी लोग हों, बाबा साहब अम्बेडकर हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हों, नेहरू जी हों, सरदार पटेल हों, तो वो जो लोकतांत्रिक मूल्य जिस नैतिक मूल्यों के साथ जाना जाता रहा, उस सदन में जब आप जाते हैं तो आप किसकी आवाज़ बनेंगे? आम जनता की। बिल्कुल। तो सदन में लोग गए तो लोगों ने अपने अपने तरीके से, सब स्वतंत्र है, अपने नेताओं का जय जयकारा करने लगे, नेताओं के पिता का, दादा का, सबका। और मतलब व्यक्ति पूजा आप कह रहे हैं कि व्यक्ति पूजा कर रहे थे। फिर कोई अपने जाति के भगवान का, कोई अपने लौकिक भगवान का, कोई हर हर वहाँ, मतलब सभी तरह के श्लोक पाठ पठन होने लगा। तो भैया आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हिंदू राष्ट्र, कोई फिलिस्तीन, कोई कुछ चलता रहा, तो आप करिए, आपको पूरा स्वतंत्रता है अपने अधिकार की बात करने में, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं है। आपको जैसे जीना है, आपको जो अच्छा लगता है, आप जिसके बदौलत जीत के आते हैं, जिसकी कृपा पर जीत के आते हैं, आप उसकी गणेश परिक्रमा करते रहिए, हमें क्या लेना देना। आप कहना क्या चाहते हैं कि जिसकी कृपा पे जीत के आते हैं गणेश परिक्रमा करते रहिए, इसका मतलब समझाइए। गणेश परिक्रमा नहीं करेंगे तो इन लोग को टिकट मिलेगा, फिर जीत के आएंगे। किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? कोई भी, आज कोई भी बीजेपी और आरएसएस को कोई छोड़ करके चुनाव लड़े तो वो टॉप टू 10 चुनाव जीतेंगे। गठबंधन से अलग कर दीजिए सबको, आप बिहार में ही अलग अलग गठबंधन लड़ा लीजिए, कई ठो सीट कौन जीतेंगे जरा दिखा दीजिए। तो इस बार लेकिन आप चलिए बिहार, आपने बिहार का जिक्र किया, आप हमको ये बताइए ना, यूपी में ही कहीं भी लड़ा लीजिए। सर जो हालात है, परिस्थितियां हैं, जिस तरीके साउथ को छोड़ दीजिए, साउथ छोड़ दीजिए, तो जो परिस्थितियां हैं नॉर्थ में, हिंदी पट्टी में जो जाति धर्म मजहब का जो गठबंधन का मिजाज दिख रहा है, तो अलग अलग चुनाव लड़के देखें क्या हालत होता है। एक तो यह है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। तो हम जब नीट, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत नीट थी, नीट देश की आवाज़ थी, और लोग, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, और एक एग्जामिनेशन की बात नहीं है, लगातार एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो रहा है। और आप इसको ऐसे समझिए कि मैं मिहिर जी आपको एक बात बता दूं, हम हिंदी सीसेट के मामले में मुखर्जी नगर में गोली चली थी, हमने अडवाणी जी के हाथ से हमने बिल छीन लिया था और हमने फाड़ दी थी, और हिंदी सीसेट की लड़ाई बड़ी लंबी लड़नी पड़ी, तब हम लोग जीते। आज हिंदी पट्टी के लोग किस तरीके से यूपीएससी में आ रहे हैं, एसएससी में, उसको आप देखिए। तो आरबीआई की लड़ाई, अन्न की लड़ाई,
तो जब इतने बड़े नीट्स के एग्जामिनेशन को लेकर के सवाल खड़ा हुआ, आप ना तो एनजीओ के माध्यम से जो कंडक्ट है उसको ख़त्म कर रहे हैं, ना आप ऑटोनोमस बॉडी बना रहे हैं। आपने पहले कर दिया, कोई क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, बाद में आपने डायरेक्टर को हटा दिया। वो डायरेक्टर जिसके लॉकअप का पासपोर्ट सिर्फ सुबोध के पास था, तो फिर क्वेश्चन आउट कहाँ से हुआ? दूसरी बात कि जब आर्थिक अपराध इन्हीं की सरकार ने नोटिस भेजा और उस नोटिस का जवाब नहीं दिया, बाद में सीबीआई यहाँ से हेडक्वार्टर से डीजी भट्टी साहब को फ़ोन गया और उन्होंने कहा कि आप सीबीआई भेज दीजिए। अब उन्होंने कहा कि मैं सक्षम हूँ इस केस को सोल्व करने में, आपको क्यों दूँ? तो सो मोटो नोटिस सीबीआई ने ले ली, टेक ओवर कर लिया और चिट्ठी भेज दी कि आप हमको सारा कागजात दे दीजिए। तो एक तो पहले ही आप फेस सेविंग करने का प्रयास किए, सुबोध को हटा के उस पर न कोई एफआईआर हुआ न लॉज। आप कह रहे कि सुबोध सिंह को जो हटाया गया, डीजी जो थे, जो आईएएस महोदय हैं, ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए किया है? भैया आप उठा के देखिए ना, पहले तो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन आउट ही नहीं हुआ, फिर क्वेश्चन 2 दिन जो रटाया गया तो क्वेश्चन वहाँ कैसे मिला? उसको जलाने का प्रयास किया गया, क्वेश्चन जले भी, कुछ क्वेश्चन बचे, तो उस गेस्ट हाउस में कैसे गया? और बिहार का नालंदा और नवादा ही हमेशा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए केंद्र बिंदु क्यों बनता है? अच्छा, लगातार क्वेश्चन, हर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आउट क्यों हो रहा है? इस पर कोई गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई केंद्र की सरकार? बताइए, इतना सारा मामला हो गया, क्वेश्चन पेपर के निकलने का, जला हुआ पेपर मिल गया, पुलिस ने जांच कर ली, सीबीआई भी पहुंच गई, इतना हो हल्ला होने के बावजूद डीजी को भी हटा दिया गया। एग्जाम को कैंसिल नहीं करने के पीछे की वजह क्या है? इसीलिए तो रीनीट नहीं, वो तो आपने केस के पीछे की वजह आपको क्या लगती है? हैशटैग रीनीट मैंने लिखा। मुझे लगा कि आज एक सिंबॉलिक हम दुनिया देखे। मैं क्या चाहता हूँ, मैं आवाज़ कॉमन मैन का, मिडिल क्लास का क्यों हूँ? छात्रों का आवाज़ और युवाओं का आवाज़ हमें बनने की ज़रूरत है। हमें सदन में दलाली और चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सदन में भगवान जात का नाम लेने के लिए नहीं भेजा गया। सदन में 140 करोड़ के अधिकार, उसके विचारों का संरक्षण और उस मणिपुर या देश की आवाज़ बनने के लिए भेजा गया है। तो हम विशेष राज और रीनीट की बात की, आप इसको ऐसे समझिए कि सीबीआई इतनी जल्दीबाजी में टेक ओवर क्यों? इसका मतलब है बड़ी मछली को बचाना चाहते हैं। बड़ी मछली कौन है? वही तो बहुत सारे लोग हैं इसके पीछे। कुछ तो बताइए आप। बहुत सारे, ऊपर से आपका शक किसकी तरफ जा रहा है कि बड़ी मछली? शक की कोई बात ही नहीं है। अगर पुख्ता सबूत, करोड़ों अरबों, 1 करोड़ का एक क्वेश्चन बिक रहा है एक व्यक्ति को, 40 लाख से 1 करोड़। तो आप अंदाजा कीजिए अरबों खरबों की का ट्रांजैक्शन चल रहा है। आप इसको आप उठा करके देखिए, अरबों खरबों का ट्रांजैक्शन चल रहा हो और उसके बाद हम कान में तेल दे के सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सभी जगह सत्ता इन्वॉल्व रहती है। बिना सत्ता के इन्वॉल्वेशन की तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इसमें बड़ी मछली सरकार में ही कोई होगा। तो सीबीआई इंक्वायरी देने का मतलब ही है बड़ी मछली को बचाना। जब आप ही की सरकार अपराध शाखा इस पर इंक्वायरी पर लास्ट पहुंच गया था, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? दूसरी बात, जो अंतिम बात है मेरी, इसको आप ऐसे समझिए कि गेस्ट हाउस ने जो बुक किया या रटाए गए, तो ये गेस्ट हाउस का आप लोग एक दूसरे में लड़ने लगे। इसने इसको आरोप लगाने लगा, ये दल इसको आरोप लगाने लगा। तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तो इन्वेस्टिगेशन जो सरकमस्टेंशियल है उसको आप कैसे देख रहे हैं, ये दिस इज़ द इम्पोर्टेंट। तो सरकमस्टेंशियल जब तक चीज़ें, आप कोई कह रहा है नीतीश जी के साथ उसकी पत्नी का फोटो, कोई कह रहा है तेजस्वी जी के साथ पीए का, कोई कह रहा है सम्राट चौधरी के साथ उसका फोटो। देखिए, फोटो होना ये होना अलग बात है, सरकमस्टेंशियल को में जाना पड़ेगा। और जब तक परिस्थिति जन साक्ष्य नहीं होगा तब तक आप कुछ बोल नहीं सकते। तो ये नीट्स, जब नेट को आप कैंसिल कर दी, तो नीट के एग्जामिनेशन को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? सरकार क्यों इस पर मौन है? तो ये सवाल उठता है। तो अब तो आपके पास मौका, आप तो देखिए, मैंने यही बात हम कह ही रहे थे, रीनीट और विशेष राज का दर्जा। तो हमको पाठ पढ़ाने लगे हमारे भाई, जबकि अच्छे मित्र हैं, कि ये उचित, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। तो फिर आपने क्या कहा? ये उचित, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। आप मतलब
अनगलर बयान के लिए प्लेटफॉर्म सही था, और हमने दो भावनाएं जनता की आवाज के रूप में हमने बताई। तो आपने क्या नसीहत तो दी? मैंने कहा कि भैया आप हमको सिखाएंगे, संसदीय जीवन में 7 बार बिहार की जनता, कोसी, सीमांचल, पूर्णिया के लोगों ने, सिंहेश्वर, मधेपुरा के लोगों ने हमको बेटे के रूप में एक आवाज की तरह भेजा है, और मैं एक सेवक हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती। जिसकी इतनी मजबूत आवाज हो, और उसको आप, और जो 7 बार संसदीय जीवन को देखा हो, उसको आप पाठ पढ़ा रहे हैं, तो हमको आप पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं? आप मणिपुर में कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए तो गए नहीं एक बार। जो कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को तय ना किया हो, और मणिपुर जो अपने इलाके को नहीं सेव कर सके, और जो कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी का जिसको एहसास न हो, वो भी पप्पू यादव को पाठ पढ़ाने लगे और हमको ज्ञान वर्धन चीज़ देने लगे। तो भैया आप पहले अपना ज्ञान को ठीक है, देख लीजिए ना कि कितना संवैधानिक ज्ञान मुझे है। इस बार आपने पार्लियामेंट का सीन देखा, वहाँ पे सांसदों की स्थिति देखी, राहुल गांधी को भी आपने देखा, इस बार वो लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे आए हैं। इस बार जिस तरह से राहुल गांधी को आपने संसद में देखा, ये विपक्ष की जो स्थिति देख रही है, आपको किसी बात का मलाल हो रहा है कि ये विपक्ष नहीं, हम सत्ता पक्ष में भी जा सकते थे? देखिए बहुत ज़्यादा मलाल है। मलाल तो देश की जनता को है, हमको कम है। देश की युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को बहुत मलाल है। राहुल गांधी जी नेशनली चेहरा नहीं है, इंटरनेशनल, नेशनल, और एक व्यक्ति जिसने पीएम की कुर्सी को छोड़ा हो, याद कीजिए। सेकेंड बार मनमोहन सिंह जी ने ऑफर किया, तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कंप्लीट रिफ्यूज किया। 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, हर समाज वर्ग, मणिपुर से महाराष्ट्र की आवाज़ सुनकर वो आज एक सच्चाई के साथ साथ एक मजबूत संघर्ष के प्रतीक बन गए। नहीं तो पैदल 4,000, 6,000 किलोमीटर। तो इस बार आप पार्लियामेंट में उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं, आप इसको ऐसे देखिए ना, मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। देश राहुल गांधी में एक पीएम का फेस देख रहा था, एक भरोसा था, एक उम्मीद, एक सपना था उसमें। चलिए परिस्थितियां जो रही हो, पुनः नरेंद्र मोदी जी पीएम बने, उम्मीद करेंगे कि वो सबको लेके चलें और सब वो पुरानी चीज़ों को भूलें, डेमोक्रेसी को बचाएं। और लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने, कांग्रेस पार्टी ने आम जनता की भावनाओं का कदर किया, इज्जत किया। एक ऐसा चेहरा सत्ता पक्ष के सामने, नरेंद्र मोदी जी के सामने विपक्ष के रूप में लाया, जो निश्चित रूप से युवाओं के, किसानों की, महिलाओं का, गरीबों का प्रतिनिधित्व करें। वो एक मजबूत आवाज़ बनेंगे जो सच्चाई के रास्ते, जो कभी ना झुका, ना कभी वो डरेगा, और वो निडरता के साथ काम करेगा, और जिसके भीतर कोई भय का वातावरण ना हो, और कंप्लीट मॉरल ताकत जिसकी बहुत मजबूत हो। अब ये बताइए, तो आज ऐसे लोग विपक्ष के नेता बने हैं, निश्चित रूप से ये गर्व का विषय है। अगर वो जनता की भावना, बाकी सारी चीज़ों कितने बखूबी समझ रहे और यहाँ तक भी पहुंचे, आपको क्यों नहीं समझ पाए? आप पूर्णिया से जीते, देखिए आप इंडिपेंडेंट होने के बावजूद, मेरी बात हमको खूब समझे, नहीं आप सुनिए मेरी बात, आप पूर्णिया से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जीत जाते हैं। यानी कि आपकी जो जनता में पकड़ है, वो कहे किसी को सर्टिफिकेट की उसकी जरूरत नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस ने वो सपोर्ट आपको पूर्णिया में नहीं किया। आप मानिए इस बात को, आपने अपनी पार्टी का विलय कर दिया, इसके बावजूद कांग्रेस आपके पीठ के पीछे खड़ी नहीं हुई उस टाइम पे। आज आप निर्दलीय एमपी हैं, आज कांग्रेस की सीट एक और बढ़ी होती अगर आप कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे सर एक बात समझिए, मैं आपसे एक बात कहना, बताइए। मैं थैंक्स दूंगा, धन्यवाद दूंगा कांग्रेस के नेतृत्व, राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, उनकी ब्लेसिंग और ट्रस्ट मेरे साथ थे। उनके सामने पार्टी पप्पू यादव से बड़ा देश था, और देश में गठबंधन की परिस्थितियां थी। 17 सीट पर मुलायम अखिलेश जी से गठबंधन किया, 9 सीट पर कांग्रेस ने वहाँ समझौता कर लिया। देखिए मैं राहुल जी को थैंक्स दूंगा, और मुझे, चलिए
हमें तो टिकट मिल गई थी मधेपुरा से, सुपौल से बेटा को लड़ा देते, मधेपुरा हम लड़ लेते। लालू जी तो कह ही रहे थे कि मधेपुरा लड़ जाओ, मेरा घर है मधेपुरा। हम 2-2 बार मधेपुरा से सांसद रहे, सिंहेश्वर से एमएलए रहे, 7 बार संसदीय जीवन जिए हैं एमएलए और एमपी को रूप में, 6 बार सांसद रहे हैं और 4 बार आज़ाद हिंदुस्तान के बाद आज तक 2 बार 3 बार इंडिपेंडेंट एमपी कोई नहीं रहा है। आप सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट आप उठा के देखिए ना, बिल्कुल। चौथे बार इंडिपेंडेंट एमपी के रूप में पूर्णिया की जनता ने बेटे की तरह प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। जहाँ कास्ट क्रीड नहीं है, ये गरीबों की जीत है। गरीबों ने पप्पू यादव को अपने बेटे के रूप में और बिना जाति धर्म के हर यूथ ने पप्पू यादव पर भरोसा किया। हर माँ ने, रिक्शा वाला, टमटम वाला, ठेला वाला, चाय वाला, पान वाला, छोटा छोटा व्यापारी, सभी जात धर्म वर्ग के लोगों ने, सर्व समाज की जीत है। तो सिर्फ बेटे के रूप में एक भरोसा किया है, जो इस देश में अब भरोसा किसी पर नहीं बच गई। तो आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को इतना मजबूर किया। अभी आपकी स्थिति क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। आप इंडिपेंडेंट एमपी हैं, आपकी पार्टी का उसमें विलय हुआ, कांग्रेस ने आपको पार्टी से निकाला नहीं, आपका स्टेटस क्या है? देखिए, सदन में तो मैं इंडिपेंडेंट ही रहूँगा जी। कांग्रेस ने अभी तक कोई दायित्व या कोई जिम्मेदारी या इस तरह की बातचीत हमारी कांग्रेस से भी नहीं। हमने तो पार्टी का विलय कर दिया, अब तो कोई पार्टी मेरी नहीं बची और सारे वर्कर इंतजार कर रहे हैं। सारे वर्करों की उम्मीद है कि पप्पू यादव कोई निर्णय लेंगे या पप्पू यादव को कोई एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये तो कांग्रेस का नेतृत्व को भरोसा करना है हम पे। हम पहले ही कंप्लीट रूप से एज ए बिहार के जो 14 करोड़ लोगों की भावना है कि एक मजबूत और सशक्त नेतृत्व की, और लंबे समय से जो 40 सालों से 15 साल 20 साल 35 सालों से जो एक मतलब रिसाइकलिंग, एक ही तरह की सरकार, एक ही तरह की चीज़ें घूम रही हो, तो उससे अलग हट करके एक नए राजनीतिक रास्ते की ओर लोगों का एक झुकाव है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस मजबूत रास्ते, उनको एक बार अपने संगठनात्मक परिस्थितियों का मूल्यांकन करना होगा और बिहार के युवा और आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे क्या सोचते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो नया जनरेशन है वो किस तरह की सरकार, किस तरह की गवर्नमेंट और एक नयापन चाहता है। पुरानापन, उसी तरह की दवाई, वही रंग, वही आप नए की बात कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह के नतीजे आए, आप उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा, सेटबैक है। लेकिन बिहार में उस मुकाबले में कम उनका, आपकी जो कांग्रेस प्लस आरजेडी का जो गठबंधन था वहाँ पर, उसको वो अपेक्षित सफलता नहीं मिली। क्या इसके पीछे की वजह तेजस्वी यादव ने जिस तरह से इलेक्शन वहाँ पर ड्राइव किया, जिसकी वजह से शायद आप भी नज़रअंदाज कर दिए गए, कन्हैया कुमार को भी बेगूसराय से टिकट नहीं मिला, क्या ये वो वजह है जिस वजह से ऐसा नतीजा आया? उनको चेंज की ज़रूरत थी? देखिए, जब कोई अलायंस, बिल्कुल केंद्र में 24 का चुनाव था और राहुल गांधी जी एक लक्ष्य थे। कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में देश में हमेशा रहती है। कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी इंडिया अलायंस की। अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने एक बेहतर समन्वय बनाया, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन किया और मैं थैंक्स दूंगा राहुल, प्रियंका जी और अखिलेश जी को जी। तो एक बेहतर लोगों में मैसेज भी गया और हम लोगों को के विश्वास को भी जीते। खास तौर पर ST SC के विश्वास को हम लोगों ने ज़्यादा जीता। माइनॉरिटीज़ मजबूत हुए और अत्यंत पिछड़ा और OBCs के लोगों को लगा कि हमारी यही एक बड़ी ताकत है। ठीक। तो जहाँ पर जैसे शरद पवार जी, शिवसेना, हमारे बाबा साहब ठाकरे, उद्धव जी और कांग्रेस एक साथ मिलके काम किए तो वहाँ पर मजबूत रिजल्ट आए। लेकिन जब हम बिहार जाते हैं, जहाँ मुझे नहीं पता कि एक छोटा सा कभी कभी घटना कितनी बड़ी दुर्घटना कर देती है, इंडिया नहीं तो NDA
ये जो लैंग्वेज है बार बार इंडिया नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए, पप्पू यादव को नहीं, मुझे नहीं पता उनकी क्या सोच थी। चलिए बीत वो गई तो साफ सोच में कहने की जरूरत नहीं पप्पू जी, आपको वोट ना दे, सिर्फ एक सूत्रीय एजेंडा ये था। मेरी बात समझ जी। हिना साहब भी है, साबुद्दीन जी की पत्नी, उनके उन्हें भी नज़रअंदाज किया गया। कन्हैया जी को टिकट मिलती तो आज 3 लाख से चुनाव वो जीतते बेगूसराय, उन्हें भी नज़रअंदाज किया गया, दिल्ली लड़ना पड़ा। मेरी समझ है, जो जितना मैं समझता हूँ, मेरी समझ साफ है और बहुत क्लियर है कि जो राहुल जी जिस तरीके से आरजेडी पर भरोसा किया, आरजेडी के नेतृत्व पर भरोसा किया, विश्वास किया, वो गलत साबित हुआ। और लोगों में थी कि बिहार अच्छा करेगा। मैं और मेरे ही इलाके से लगभग सारे सीट हार गए। आपके इलाके की पूरी सीट लगभग टोटल एक भी सीट जहाँ पर कभी हारने की बात नहीं थी। तो एक व्यक्ति मेटर नहीं था, जैसे राहुल गांधी जी के लिए पप्पू मेटर नहीं था, देश मेटर था। तो एक व्यक्ति मेटर नहीं था। इसके लिए क्यों तेजस्वी जी और लालू यादव जी जीत पर अड़े, मुझको नहीं पता। हमने पहले ही कह दिया था 9 महीना पहले कि मैं मधेपुरा चुनाव नहीं लड़ूंगा, और पूर्णिया मैंने कह दिया था कि चाहे जो परिस्थितियाँ जो हो, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, मर जाना पसंद करूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे हालात में आप बाहर से ला करके फिर जबरन थोपिए, और कांग्रेस जिस इलाके में कांग्रेस सबसे ज़्यादा मजबूत है, और कांग्रेस को मजबूत ना किया जाए, जहाँ पर हम 3 बार पहले भी लड़ चुके, मेरी माँ लड़ चुकी, वहाँ आप कभी भी 28,000, 20,000, 40,000 से ज़्यादा वोट आरजेडी नहीं लाई है, किसी भी परिस्थिति में आज तक नहीं लाई। वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही। मेरी माँ भी कांग्रेस समर्थित लड़ा, हम निर्दलीय 4 बार लड़े, तो निर्दलीय में जनता ने भरोसा किया हम पर। तो जब उसके बाद आप एक व्यक्ति के कारण देश का नुकसान हो, और ये तो तेजस्वी यादव के फैसलों के कारण नुकसान हुआ ना गठबंधन का? बिल्कुल नुकसान हुआ है। कुछ न कुछ तेजस्वी जी उस वक्त क्यों नहीं समझ पाए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जानबूझकर, ऐसा मुझको नहीं लगता है। मैं आपको आप कह रहे जानबूझकर नहीं, मैं आपको पप्पू जी बताता हूँ। कई लोगों ने कई तरह की बात करते चले। आप जिस तरह की पॉपुलैरिटी के साथ आप जीत के आए हैं, सीधा बताता है कि पार्टी हो न हो, पप्पू यादव की लोकप्रियता बरकरार है, नंबर 1 है। आपकी लोकप्रियता से, दोनों आप यादव कम्युनिटी से आते हैं, आपकी लोकप्रियता से वो मतलब उनको कमजोरी लगती है, उनको लगता है, भय लगता है क्या? मीर जी एक बात समझिए, मैं एक बात आपको बता दूं बहुत क्लियर, वो अलग बात है। चलिए हम दोनों का जो वोट है वो जात या धर्म मजहब कर सकते हैं। मेरा जो वोट है वो किसी कास्ट क्रिट में नहीं है। ठीक। सभी गरीबों में, सभी जाति धर्म के यूथ में, मजहब में, और हमारी जो लैकिंग है वो कास्ट क्रिट हिंदू मुसलमान से अलग है। हम सेवा और मदद मेरी आइडेंटिटी है, और सबके दुख में, सबके सुख में परिवार की तरह खड़ा रहना, और बिहार के संदर्भ में बिहार के विकास पर, कोसी सीमांचल के डेवलपमेंट पर, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा के डेवलपमेंट पर कोई कंप्रोमाइज़ हम कभी नहीं करते। और मैं हमेशा, आप इसको उठा करके देखिएगा कि हमारा जो 91 में हम MP बने, 96 में फिर जो लगातार, तो आप उठा के देखिएगा कि हम सड़कों पर भी संघर्ष किए, हम लाठी खाए, हम जानलेवा हमला हुआ, सदन में हुए, कोरोना आया तो इकलौता थे हम, पटना का बाढ़ आया तो इकलौता थे। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपकी लोकप्रियता से तेजस्वी यादव को डर लगता है? नहीं, अब आम नहीं, मुझको नहीं पता, उनको तो डरने की जरूरत नहीं। इतिहास उनका, लालू जी, राबड़ी क्योंकि जी, उन्होंने तो हमेशा साथ रहते हुए आपका एक तरह से विरोध ही किया। डिप्टी CM 2 बार बने जी। उनको तो कई बार मौका मिला। उनको अब तो उनको डरने की, जब इतने बड़े मौका के बावजूद पप्पू यादव की क्या वैल्यू है? लालू यादव जी के वो पुत्र हैं, वहाँ पप्पू यादव के क्या वैल्यू है? उनको पप्पू यादव से डरने की कहाँ ज़रूरत है? यादव आज भी मैं आपको बता दूं एक बात, ठीक है, यूथ के भीतर है कि एक नया चेंज हो, नया चीज़ें आए। यादव जो जाति की बात आप करते हैं, माइनॉरिटीज़ कांग्रेस के साथ खड़ा होती है, इस बात को समझिए। और माइनॉरिटीज़ का सबसे ज़्यादा सीमांचल में ट्रस्ट पप्पू यादव के प्रति होता है, यादवों से ज़्यादा।
आप ये बात याद रखिएगा। और यादवों से ज़्यादा दूसरे कास्ट के लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं। पूर्णिया आते हैं तो यादव जो है वो लालू यादव से ज़्यादा पप्पू यादव को लाइकिंग है। लेकिन यदि मैं मधेपुरा जाता हूँ तो वहाँ के यादवों की लाइकिंग लालू यादव ज़्यादा हो जाता है, हम कम हो जाते हैं। लेकिन वहाँ दूसरे कास्ट में पप्पू यादव की लाइकिंग लालू और तेजस्वी से ज़्यादा है। बिहार में दूसरे कास्टों में आप जहाँ जाइएगा पप्पू यादव की लाइकिंग किसी भी वर्गों से ज़्यादा है। कोई पासवान में है, कोई यादव में है, मैं किसी कास्ट क्रिस्ट में नहीं हूँ। मैं हर गरीब और आम आदमी और मिडिल क्लास के बीच हूँ। तो इसीलिए आप पप्पू यादव को यादव में मत करिए कि यादव होने के नाते। पप्पू यादव का मतलब यादव या ओबीसी या बैकवर्ड या फॉरवर्ड नहीं है। हम एक जगह बैकवर्ड फॉरवर्ड करें, कहेंगे कि मैं बाप हूँ माँ हूँ, और एक जगह मैं कहूँगा फॉरवर्ड सब एक हो गया, बैकवर्ड एक हो जाओ, और कहीं बोलूँगा कि मैं फॉरवर्ड को टिकट दिया हूँ। तो ये दो तरह की चीज़ें नहीं चलती है। आप कहीं फॉरवर्ड को गरियाइएगा, कहीं बैकवर्ड को गरियाइएगा, कहीं यादव को गरियाइएगा, कहीं किसी को गरियाइएगा। और आप शहाबुद्दीन जी के फैमिली को भी अलग कीजिएगा, कन्हैया जी से भी आपको प्रॉब्लम है, पप्पू यादव से तो आजीवन क्या प्रॉब्लम है मुझको नहीं पता। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमें एक साथ मिल करके चलने की ज़रूरत है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि कोसी सीमांचल में यदि स्वतंत्रता काम करने की हमें मिलेगी, मिथिलांचल में, ये तीन जो हमारा घर है, तो निश्चित रूप से यदि आज कोसी सीमांचल में 42 सीट है, हमारी कोशिश होगी विधानसभा में कम से कम 30 से 32 सीट हम जीते, तो हम इस परिस्थिति पे काम कर सकते हैं। वो पुरानी बात को छोड़ दीजिए, लेकिन जो देश का नुकसान हो गया होता, आज राहुल गांधी पीएम होते, तो अब इसकी भरपाई मेरे ख्याल से 24 की भरपाई नहीं हो सकती है। चलिए भाई, यदि अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा लोकल आपके इलाके की तरफ। खबर यह है कि जब से ही आप सांसद बने तो पूर्णिया में आपने एक तरह से फरमान जारी कर दिया है। लोग कह रहे दबंगई दिखा रहे हैं। आपने डॉक्टरों को कहा कि फीस कटिल करके भाई 500 रुपया लो, 300 रुपया लो, ये टेस्ट इतना होगा। अच्छा, एक बात आप बताइए, ये शब्द, ये भाषा जो है दबंगई, हाँ, मुझको पहले आप एक बात बताइए, ये भाषा कहाँ से ढूंढते हैं? कानून क्या कहता है उसको आप थोड़ा पढ़िए ना, बताइए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल क्या कहता है? हम कानून के दायरे के बाहर कोई बात नहीं करते, आप उठा के देख लीजिए। मैंने कहा कि 15 दिन 20 दिनों पर सीमांचल कोसी जो सबसे गरीब इलाका है, फीस नहीं दे सकता आप 1 महीने पर फीस ले लें। अच्छा, 15-20 दिनों पर बुला के फीस ना लें, और 1 महीने पर आप बुलाएं, जरूरत हो तो बुलाएं 20 दिनों पर, उसका फीस डालें। ये सिर्फ गरीबों के लिए आपने कहा है? मैंने कहा कि जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लेना है, मिडिल क्लास के नीचे, जिसके पास 1 बीघा से नीचे ज़मीन है, कट्ठे में 2 में नहीं है, जो 5 किलो अनाज पर है, जिसका 6000 पर कैपिटा इनकम नहीं है, जो दवाई नहीं खरीद सकता, जांच नहीं कर सकता, ऐसे लोग जिसको, जब आप अपने इलाके से पैसा कमाते हैं, बड़ी बड़ी नर्सिंग होम, लाखों करोड़ों रुपया आप कमाते हैं, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी और दायित्व तो नहीं है कि हम लोगों को सुविधा दें, लोगों की मदद करें, गरीब लोगों का ख्याल रखें? एक दूसरा नियम कहता है कि 1 दिन में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहता है कि 1 दिन में आप कितना पेशेंट देख सकते हैं, और आप 3 गुना 4 गुना 5 गुना पेशेंट देखते हैं। तो यदि मैंने बिलो ऑफ पॉवर्टी लेने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया, आप 5 गुना पेशेंट देख रहे हैं, तो आप किससे क्या ले रहे हैं, मैं उस पर देखिए, मैं तो सबको कहा कि अमीर और गरीब सबकी परिस्थितियों को मूल्यांकन करिए, लेकिन जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात मैंने कही कि जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी किसी डॉक्टर का ही पैथोलॉजी हो सकता है, मतलब जो डॉक्टर हो बाय प्रोफेशन पैथोलॉजी सृष्टि का होगा। पप्पू यादव खोल करके लूटे, अच्छा, और अच्छे डॉक्टर का रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, तो ये नहीं चलेगा। कानून कहता है कि पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर है, और वो डॉक्टर है तो पैथोलॉजिस्ट उसकी का। आपने सुना कि आपने फीस भी कहा कि नहीं, मैं वही बात बता रहा हूं, 500 रुपया ले, सर्जन 300 रुपया। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। मैंने कहा कि जो नर्सिंग होम है, ये काउंसिल नियम कहता है कि डॉक्टर का ही नर्सिंग होम होगा, ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमारे डॉक्टर्स के रेस्पेक्ट बने रहेंगे, उसकी इज्जत नहीं जाएगी। पप्पू यादव या कोई एम्बुलेंस वाला, कोई ठेला, कोई इस तरह का दलाली करके
नर्सिंग होम खोल ले और नर्सिंग होम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो ना करे, आईसीयू के रूल को फॉलो नहीं करे, आईसीयू का 10 ठो बेड बना दिया, तो ये मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ? मैं क्या बोलूँगा कि आप आईसीयू को बना बना करके जो मार रहे हैं, तो इससे तो डॉक्टर का रेस्पेक्ट खत्म हो रहा है और सही नर्सिंग होम का रेस्पेक्ट खत्म हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये जो आईसीयू बना बना करके डाल रहा है, रेस्पेक्ट खत्म कर रहा है, उस आईसीयू के नियम क्या है? तो बिना नियम के, बिना प्रदूषण के, बिना काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल के कोई एमपी एमएलए ये सब बात ही नहीं करता है, क्योंकि हिंदू मुसलमान से अब बैकवर्ड फॉरवर्ड जात पात से फुर्सत होगा लोगों को तब ना, ऐशो आराम और लूटने से फुर्सत होगा तब ना। और हमारे जात का ही डॉक्टर है, मेरे जात का ही डॉक्टर है, मेरे जात का ही डॉक्टर है, हम इस जात को छोड़ दें, इस जात को पकड़ें, इस जात को छोड़ दें, इस जात को करें, 10 पैसे के रेडियस में हम पुल को तोड़ते रहें ठेकेदारी लेकर के। तो जो बात है वो पप्पू यादव ने यदि आते ही मैंने साफ शब्दों में कहा कि नर्सिंग होम को आप अपना नाम नहीं देंगे, नियम नहीं कहता है, मैं नियम के तहत बोला। पैथोलॉजिस्ट को जिस तरीके से सिविल सर्जन का ऑफिस 1 लाख रुपया लेकर के कागज बना देता है, अच्छा, भ्रष्टाचार का अड्डा है, तो बिना डॉक्टर्स के पैथोलॉजिस्ट को आप कैसे दे दिए? मैंने कहा उसको कैंसिल करिए, अच्छा। ये नियम नहीं है। तो ये जो आप बता रहे हैं, एक मिनट बीच में रोक रहा हूँ, ये आपने डॉक्टर को, वहाँ पे मेडिकल काउंसिल के जो लोग होंगे उन सारे लोगों को बुला के कॉन्फिडेंस पे लेके कहा है या अपनी तरफ से सिर्फ फरमान जारी कर दिया? वही बात तो मैं कह रहा हूँ, ये पढ़े लिखे लोगों की दिक्कत क्या है इसको समझिए, ये ना कुछ करते हैं ना कुछ करने देते हैं, अच्छा, ये आलोचना करते रहते हैं और इनकी क्षमता भी नहीं है करने की। ये ऐशो आराम की जिंदगी जुगते हैं, वो अब सुविधा भोगी हो गए। जैसे ही 1,50,000 से ऊपर रुपया तनख्वाह हो जाता है, ये पढ़े लिखे लोग हमेशा क्रिटिसिज्म में लगे रहते हैं। अच्छा, ये कोई भी निगेटिविटी को ढूंढते हैं, पॉजिटिवनेस को नहीं ढूंढते हैं। सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में पढ़े लिखे लोगों की दिलचस्पी कम हो गई है। वो बैठ करके ही मात्र ओपिनियन बनाते हैं अपने एसी रूम में, बड़े बड़े घर में। जो आदमी गाँव जाता है, तो आपको यहाँ बुलाएं कि यहाँ से आप कहेंगे तो आपकी बात जो सही तरीके जो से आदमी गाँव जाता है, गाँव बात करता है, वो मैं उसकी बात आपको बता रहा हूँ। तो मैंने एक बार पहले AIM का मैंने IMA की बैठक बुलाई, उसमें मैंने सारी बात रख दी। अच्छा, उसके बाद मैंने 50 आदमी की कोर्स ग्रुप के डॉक्टर्स को बुलाए, उसमें IMA के अध्यक्ष को मैंने कहा कि बेहतर क्या होगा, आप हमको ओपिनियन दें, आप हमको सुझाव दें। उन्होंने जो सुझाव दिया उसमें मैंने चीज़ें रखी कि ये जो नियम है, जैसे डॉक्टर्स ने दवाई लिखा, तो डॉक्टर्स ने दवाई लिखा तो जितना दवाई वो लिखते हैं वो सही है गलत वो जाने, उससे ज़्यादा दवाई का दुकान दवाई दे देता है, तो हम वहाँ मारे जाते हैं। जितना जांच लिखते हैं उसमें हम मर जाते हैं। और मैंने कहा कि आप दवाई लिख सकते हैं, जांच लिख सकते हैं, कम लिखिए, ज़्यादा बोझ ना पड़े, लेकिन मेरे ही नर्सिंग होम से दवाई खरीदा जाए और मेरे ही कहने पर जिस पैथोलॉजी को मैं कर रहा हूँ वहाँ जाके जांच कराइए, ये नियम है। मैंने कहा हमको स्वतंत्रता दीजिए ना जांच कराने की, जहाँ बेहतर लगेगा मैं जांच कराऊंगा, जहाँ कम पैसे लगेंगे, जहाँ दवाई में कम पैसे लगेंगे वहाँ से लूँगा। आपके यहाँ जो दवाई 3800 में मिलती है, बाहर में हमको 1800 में मिलता है, तो कितना का फ़र्क है? तो हमें आप कंपेल क्यों करते हैं कि इसी दुकान से लो? जी बिल्कुल, यहीं से लो, जनता के फायदा की बात। तो मैं क्या ये बात बोलने के लिए भी हमें जनप्रतिनिधि नहीं बनाया गया है? बिल्कुल सही, ये भी मैं ना बोलूं। बिल्कुल। दूसरी बात मैंने कही कि जब आप इस इलाके में कमाते हैं और पटना दिल्ली में जितना हाई रेट नहीं है, पूर्णिया में उतना हाई रेट फीस का है, तो आप एक काम करिए, आप और क्या करते हैं मुझे नहीं पता, गरीबी देखा के नीचे जो है फिजिशियन 500 रुपया जो ले रहे हैं वो ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 15 दिन पर ना, 1 महीना पर 500 ही वो ले रहे हैं। मैंने कहा 15 दिन पर नहीं लेके आप 1 महीना पर लीजिए। सर्जन महोदय से पूछा कि आप कंफर्ट कितने में है, तो उन्होंने कहा कि 300 रुपया चलेगा। मैंने कहा ठीक है 300 रुपया कर दीजिए। मैंने कहा एक्सरे मशीन कितने में कंफर्ट है? 80 रुपया में सब कुछ हो जाता है, तो आप 600, 700, 800, 900, 1200 रुपया, 900 रुपया लेते हैं, 200 रुपया कर दें? तो उन्होंने कहा 200 रुपया ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे। CT स्कैन के बारे में उन्होंने कहा 1200 ठीक है।
तो अब आप हमको बताइए जरा, आप भी जाइए कहीं, CT स्कैन के लिए 1200 मैंने का आग्रह किया, जी 200 रुपये एक्सरे के लिए आग्रह किया, सर्जन को 300 रुपया का आग्रह किया, वो स्वीकार कर लिए, 500 मेडिसिन वाला ले ही रहे हैं। मैंने उनको कहा कि 600 700 800 900 नहीं लीजिए, 500 ही अपना रखिए और उसको 1 महीना कर दीजिए। तो मैं यदि सीमांचल कोसी, और ये भी आपका क्या आपका आग्रह था जिसमें सब लोगों के साथ बातचीत करके बातचीत भी पहले मेडिकल को AIMM से मैंने बात की, संवाद किया, और उसके बाद डॉक्टर्स के बीच में हमने संवाद किया, और तब जाकर के मैंने कहा ये मेरा सॉल्यूशन है। तो आप हमको जरा भैया बताइए। चलिए अब पप्पू जी आखिरी सवाल आपसे कौन सा दबंग गई और क्या हो आखिरी सवाल की तरफ आ गया हूँ। आप पूर्णिया के रहने वाले हैं, पूर्णिया से मतलब रहने वाले तो सहरसा मधेपुरा और वो पूरा इलाका ही आपका घर है। सहरसा और पूर्णिया में इन 2 जगहों पे एयरपोर्ट को लेके बार बार मांग उठती रही कि उससे कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश में जब डबल इंजन की सरकार थी तो कितना एयरपोर्ट बना, उसके पहले जो कांग्रेस के समय में बनारस या अन्य जगह उसको आप देख लीजिए। अभी छोटे छोटे कुछ जगह पर एयरपोर्ट बनी। आप बिहार से हमेशा आप बीजेपी की सरकार जब से बनी, विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात आपने की है, तो ना तो विशेष राज्य की बात हुई, विशेष पैकेज का बात हुआ, ना हाई डैम की बात हुई। अब आप संजय झा जी बोलते थे कि हम हाई डैम बनाएंगे, तो अब डबल इंजन की सरकार हाई डैम बनाइए और कोसी मिथिला सीमांचल से बाढ़ को मुक्त करिए। और दूसरा चीज़ मैंने कहा कि हम लोग के इलाके में सबसे ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग मक्का, मखान और दूध, तो हमारे इलाके का जो प्रोडक्शन है, जो मधेपुर में दूध की फैक्ट्री थी वो तो ख़त्म हो गई, और सहरसा और खगड़िया के बीच में दूध का प्रोडक्शन जो बढ़ा उसको भी आप नहीं देख रहे हैं। तो मेरा इस पर भी था। दूसरा सबसे बड़ी बात थी विशेष पैकेज हमारे इलाके को, सीमांचल कोसी को और वहाँ उस इलाके को मिलना चाहिए, ताकि हम दुनिया के वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा गरीब जिला में जाने जाते हैं। अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, ये वर्ल्ड के गरीबी रेखा में। तो वहाँ बीमारी के अलावे या बेरोजगारी के अलावे सबसे ज़्यादा मजदूर का पलायन हमारे इलाके से है। तो इस पर अब आप काम करिए, इस पर पैकेज की बात करिए। मैंने एयरपोर्ट के लिए अब मैं वही बात कह रहा हूँ। तो लड़ते हम लोगों ने कांग्रेस के शासन में, मनमोहन सिंह के शासन में दरभंगा एयरपोर्ट की बात की, उसकी स्वीकृति मिल गई। अटल जी के आने के बाद उसको हम लोगों ने एक व्यवस्थित रूप से उसको चलाने का प्रयास किया। अब जब बात उठी, चाहे रक्सौल एयरपोर्ट की भी बात उठी, विराटनगर की भी बात उठी, फारबिसगंज एयरपोर्ट की बात उठी, इसी तरह आप उठा के देखिए नहीं, भागलपुर की भी एयरपोर्ट की बात उठी, पूर्णिया जो सबसे बड़ा चाइना युद्ध के समय जो हमारा एयरफोर्स बना वो सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ लगातार 24 साल पहले जो बात हम उठाए हैं, मेरा किताब में है 24 साल पहले, तो 24 साल पहले जिस बात को हम उठाए, आप अंदाजा कीजिए, मैं उसको कह रहा हूँ, वो लगातार मेरी लड़ाई चल रही है। वो बात किसने उठाया? पप्पू यादव ने। लगातार लड़ाई चलते चलते बीच में हमने छोटी जहाज भी शुरुआत की, लेकिन वो छोटी जहाज सक्सेस नहीं कर पाए। आप पूछिए, हम पूर्णिया से छोटे जहाज शुरू किए थे कि नहीं? तो हमने छोटे जहाज को शुरुआत की, हम उस पर उसको नहीं सक्सेस कर पाए तो नहीं हुआ। फिर बार धीरे धीरे तो फिर ज़मीन अधिग्रहण हुआ। ज़मीन अधिग्रहण में क्या हुआ कि भूमि किसानों को जो मुआवजा मिलनी चाहिए वो ना तो सही मुआवजा दिया, और जिधर से रियल में ज़मीन जो जिधर घर खेती की ज़मीन थी उधर नहीं लेके जिधर पूरा गांव बसा हुआ है ज़मीन उधर ले लिया गया। तो विवाद एक वहाँ लगा हुआ है, तो हम उसको सोल्व करने में लगे हुए हैं। हमको लगता है कि 6 महीना से साल भर के अंदर निश्चित रूप से एक बड़ी ऐतिहासिक होगा पूर्णिया एयरपोर्ट। हम लगेंगे, उसके बाद चाहे वो वीरपुर एयरपोर्ट हो चाहे सहरसा में, वीरपुर सहरसा दोनों एक ही है, क्योंकि वहाँ पर बड़ा एयरपोर्ट है। आप इसको उठा के देख लीजिए, सहरसा में एयरपोर्ट की जगह छोटी है, बाजार है। वहाँ पर जो कॉमर्शियल एयरपोर्ट की बात के लिए हमको बहुत ज़मीन एक्वायर करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि ज़मीन मिलेगा तो सहरसा बेहतर होगा हमारे लिए।
वीरपुर पर एयरपोर्ट की जो फील्ड है, जो सारी चीज़ें हैं, ज़मीन है, वो बड़े लेवल पर है। तो हमारे पास सहरसा और भागलपुर एयरपोर्ट पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पूर्णिया एयरपोर्ट को हम बहुत जल्द लोगों को हम सौगात देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लगातार काम करेंगे, रेलवे से लेकर के सारी चीज़ों पर। मैं आपको दिल से वादा करता हूँ, चाहे आवाज़ से हो, संघर्ष से हो, चाहे जिस भी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करनी पड़े, होम मिनिस्टर से करना पड़े, जिससे भी मुलाकात मतलब आप कह रहे हैं कि बतौर सांसद पूर्णिया के पप्पू यादव एक तरह से बहुत जल्द अपनी जनता को, वहाँ को की जो जनता है उसको एयरपोर्ट का गिफ्ट देने वाले। एक ही चीज़ का गिफ्ट थोड़े देंगे सर, भ्रष्टाचार से साफ मुक्ति सर, इसके अंजाम जितना खतरनाक हो। ठीक, पूर्णिया कोसी सीमांचल की जनता की प्राथमिकता, उसकी खुशी और उसके फ्रीडम को एक परिवार की दृष्टि से हम देखते हैं और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो। जी पप्पू यादव जी, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने हमसे बात की। उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले दिनों में संसद में आप पप्पू यादव को जनता की आवाज़ उठाते हुए जोरदार तरीके से देखेंगे और एक अलग ही रूप में ये आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। तो हमारे इस खास शो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।